वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई का दूसरा रोज़ है आज लॉन्ग मार्च का और उसी पर डिस्कशन हमारी जारी है। हमारे साथ सत्तार खान साहब मौजूद हैं और मुबशर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया निगार हैं। मुबशर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, आपको क्या लगता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो क्योंकि पीडीएम ये कहती है कि एक पॉइंट का एजेंडा है कि आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का चाहिए, पीटीआई कहती है नया इलेक्शन चाहिए। तो आपका वर्जन क्या है इसका? और जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी है, जिसमें DGISPR DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्क की तारीख में पहली मरतबा, और फिर अरशद शरीफ साहब की जो असैसिनेशन होती है उसके बाद जो पोलिटिसाइज किया जाता है उस सारे इवेंट को, हाउ डू यू सी द सिचुएशन बिल्डिंग अप? एक्सट्रीम टेंशन है और इतना जो पॉलिटिकल टेंशन इस लेवल की माजी में हमने नहीं देखी। क्योंकि अब देखिए कि ISI या SPR माजी में इस तरह खुल के बोले भी नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ले आया गया कि तारीख में पहली दफे DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। लेकिन सबसे अहम पहला आपका सवाल कि एजेंडा क्या है, देखिए ये भी हैरानकुन बात है कि एजेंडा तो सबको मालूम है। जो हिडन एजेंडा था वो ये था कि प्रेस अनाउंस करवाएं और उसके बाद जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसके लिए तगोदो की जाए। क्योंकि खान साहब को ये यकीन है और आज तक की तारीख में यकीन है कि वो 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे। अगरचे पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जो 1997 में मियां नवाज शरीफ ने 2/3 मेजोरिटी ली थी, वो भी आपको पता है किसी की ताकत पे दी थी, किसी की ताकत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें तो कल से पहले तक खान साहब का बड़ा मजे का मामला था कि उसमें इलेक्शन चाहिए। लेकिन कल की तकरीर जो थी, जब उन्होंने किक स्टार्ट किया अपना लॉन्ग मार्च, उसमें जो उन्होंने तकरीर फरमाई उसमें कहा था कि मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मैं लोगों को हकीकी आजादी दिलवाऊं। सो ये कल का लिबर्टी मार्केट में उनका एजेंडा जो है वो हकीकी आजादी हो गया। तो ये सूरत हाल है। लेकिन हम सबको पता है कि फिलहाल एक तो वो रेलेवेंट भी रहना चाहते हैं अवाम से, जो लियाज़ान उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया हुआ है। इनको दरअसल अगर मैं अपना नुक्ता नजर पेश करूं तो आपको याद होगा 2011 के बाद ने रेलेवेंट रहने की एक आदत पड़ गई है। 2013 के इलेक्शन में जब मतलूबा नताइज इन्हें मयसर नहीं हुए, 33 बंदों के साथ ये पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठ गए थे और बड़ा रेलेवेंट रहे थे। और हमारी स्क्रीन पे आप 2011 से लेके कल तक की तारीख में देख लीजिए, स्क्रीन पे जो तारीख में टाइम मिला है इमरान खान को, किसी और लीडर को इतना टाइम नहीं मिला। अब जो आगे बात आपने दूसरा सवाल किया अरशद शरीफ के हवाले से, वेरी अनफॉर्चुनेट। सत्तार खान साहब के बहुत करीब थे वो, मेरे साथ भी 2 साल इकट्ठा काम किया एक बैनुल अक़वामी वायर सर्विस के लिए, फिर मेरे मैगजीन के लिए भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। इंतहाई पीस मुहज़्ज़ब आदमी थे। अभी आखिरी दिनों में कुछ तलखी जो उनके लहजे में आई थी, वो वजह चूंकि मुलाकात उस दौरान नहीं हो पाई, वो वजह नहीं जान सके। मुबशर साहब, यहाँ पर बड़ा, जिस तरह आपने भी कहा कि आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है, बड़ा अहम सवाल ये है कि DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि KP हुकूमत की सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी के प्रोटोकॉल में उनको एयरपोर्ट पे पहुंचाया गया और उन्हीं के थ्रेट की वार्निंग के ऊपर वो मुल्क से बाहर गए और इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने कहा था अरशद चले जाओ यहाँ से। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए या फिर बिलखसूस इमरान खान साहब के लिए ये केस मुश्किल बनने जा रहा है? जी देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये केस मुश्किल बनने जा रहा है तो इसका मतलब है कि मैं शायद उनको मुर्द इल्जाम ठहराऊं। ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन जिन जिन हजरात ने उनके हवाले से, अरशद के हवाले से बयानात दिए हैं, वो सब जो हैं उनको कम से कम उनसे इंटेरोगेशन तो होगी। मसलन खान साहब ने अगर कहा मैंने कहा था, तो खान साहब से इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि क्यों कहा था। फिर वो KP का हवाला देंगे, जी KP की तरफ से हमें एक थ्रेट अलर्ट आया था। तो ये एक ऐसा थ्रेट अलर्ट था जिसमें आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को शरीक ही नहीं किया गया, यानी उनसे फीडबैक ही नहीं लिया गया। उन्होंने कहा हमारे इल्म में ही नहीं था।
जी, दूसरा सलमान इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने भी चूंकि ऑन किया था कि जी बिल्कुल, मुझे पता था, और ये बात भी मेरे इल्म में जाती तौर पे है कि सलमान इकबाल साहब को कहाँ जाना है, क्या अच्छा। प्लानिंग है, केन्या क्यों जाना है, कब जाना है, ये सारा सलमान साहब को पता था। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं सलमान के ऊपर कोई उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन इंटेरोगेट उन्हें भी करना पड़ेगा। तो जो खुरम और दूसरे अफराद हैं, उन्हें भी इंटेरोगेशन में शरीक होना पड़ेगा। तो कम से कम ये इंटेरोगेशन वाली मुश्किल खान साहब तक आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, हमें भी पता है कि अरशद के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, खसूसन ISPR और ISI के दोस्तों के साथ माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनके। अब ये क्या हुआ कि अरशद को थ्रेट आया और अरशद ने उनसे जिक्र नहीं किया, और क्योंकि दोस्तियां थी अरशद की जाती तौर पे बहुत सारे दोस्तों के साथ, तो उन्होंने उनसे जिक्र नहीं किया, जैसा कि ISPR और DG ISI ने अपने प्रेसर में कहा। तो ये भी मतलब एक अजीब सी बात है, किसने कहा उन्हें कि आप यानी सबसे सही। पहले तो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी ना, अगर उन्हें थ्रेट अलर्ट था तो रियासत उनके लिए कोई कॉशन देती, कोई उनका सेफ्टी मेजर्स लेती, कोई कुछ रियासत उन्हें हेल्प करती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एपी की हुकूमत, फिर वहां से प्रोटोकॉल के साथ उन्हें भिजवाना, सही। इसमें महमूद खान साहब को भी इंटेरोगेट किया जाना चाहिए और किया बिल्कुल, उनसे जाएगा। सवाल हो तो सकता है। मुबशिर साहब साथ मौजूद रहिए। सत्तार साहब, जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी मुबशिर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि उनके प्रोटोकॉल में अगर वो गए और ख़ान साहब से तफ्तीश भी हो सकती है, तो फवाद चौधरी साहब से हमने ही इसी प्लेटफॉर्म से, कैपिटल TV के प्लेटफॉर्म से सवाल किया कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी आप उस पर एतमाद करेंगे, जिसमें FIA का अफसर है, IB का अफसर है। तो फवाद साहब ने कोट एंड कोट ये जवाब दिया कि जो कातिल हैं उन्हीं की इंक्वायरी पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो फिर ये बहरान पैदा होने जा रहा है आपके नहीं, नज़दीक? फवाद चौधरी साहब से भी हमारी बड़ी दोस्ती रही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि आपने कैसे डिटरमिन कर दिया कि वो कातिल हैं। क्योंकि खान साहब ने कह दिया इसलिए। अगर कातिल हैं या कातिल नहीं है, हर दो के लिए पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है। ये नहीं होता कि जी मुझसे पूछा जाए कि जी आपको ये खाना पसंद आया तो मैं कह दूंगा हाँ पसंद आया। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि जी लियाकत अली खान साहब के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो कौन से थे, तो मुझे बाकायदा स्टडी करना पड़ेगा केस को जाके। तो फवाद चौधरी ने कैसे स्टडी सब कुछ कर लिया कि उन्हें कह दिया कातिल है। उन्होंने तो जजमेंट दे दी ना। अगर जज होते तो मेरे ख्याल में जो उस कमेटी में बैठे हैं लोग, FIA का एक बैठा है और एक IB का बैठा है, मैं कर फांसी हो जाती उनको। अब ये कहने से पहले सियासतदान को एहतियात करनी चाहिए कि हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। अब इनका ताल्लुक था कि नहीं था, फवाद का भी ताल्लुक था कि नहीं था। लेकिन मेरा एडिशनल सेशन जज को जो है ना जलसा आम में ललकार दिया, आप कह रहे हैं सोचना चाहिए बोलने से पहले। सर नहीं, वो ऐसा है कि बगैर सोचे समझे बोलने का उन्हें फ़ायदा हो रहा है। ये पाकिस्तान में एक नई ट्रेंड आया है, एक चीज़ जो सुनने वाली है, जो समझने वाली है, कि वो चीज़ जिसको बगैर सोचे समझे कह दिया जाए लोग लपकना शुरू हो जाते हैं। और जिसको आपने सूझबूझ के साथ बयान किया ना, तो बड़ा कम होता है कि कुछ लोग आएंगे बाकी खुद सोच में पड़ जाएंगे कि यार कैसे बात की। तो आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट देना। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट का जो हमारे यहाँ जो सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें सियासतदान ऐसे उछल के आता है, वो बिला सोचे समझे, उसे पता है ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है और लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट को पसंद करते हैं, लोग पीछे चल पड़ेंगे बगैर विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये क्या बात कर रहा है। ये मगरिब को और मशरिक को तो फ़र्क ही ख़त्म कर रहा है। ये सूरज कहाँ से तलू हुआ, कहाँ पे गरूब हुआ, इसको तो पता ही नहीं है, नहीं समझेंगे। बिल्कुल सत्तार साहब, ये फिर देखें ना, आपके भी कॉलीग रहे हैं अरशद साहब, किस तरह से अब इसको कंक्लूड किया जाए, कितनी सियासत होगी इस माजरे के ऊपर? क्योंकि खान साहब तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह उसको मरवाया गया, ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज़ादी मार्च का नाम उन्होंने दिया है इसको, लॉन्ग मार्च का, और इसके ऊपर बैनर्स भी लगाए हुए थे अरशद साहब के। उनके जनाजे से अगले दिन ये मार्च रख लिया उन्होंने। तो ये कब तक पॉलिटिसाइज होगा ये मामला? अब देखें, आप अगर मेरे बारे में सोचें या कुछ लोग मेरे बारे में सोचें कि सत्तार खान कितना समझदार आदमी है, तो अरशद शरीफ मुझसे कम अज़ कम को 150 गुना ज़्यादा समझदार था। मैं अरशद शरीफ की निस्बत 150 गुना कम समझदार था। अरशद शरीफ अच्छा खासा समझदार था। ये एक बात मैं आपको 2-3 दफ़ा बता दूं, वो बहुत सेंसिबल था, समझदार था। वो बात का जवाब जो है ना मुस्कुराते हुए देता था। और मैंने आपको बताया उसके मिजाज का, उसके टेम्परामेंट का एक चीज़ थी जो रऊफ़ साहब भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, ये अपना अनवर बेग साहब भी कहते हैं, और जो जो बंदे उनके साथ रहे हैं, जो वक्त गुजरा है, सब कहते हैं कि
अरशद शरीफ का गुस्सा जो था ना, वो गुस्सा एक तो आना मसलन के साल बाद आना, 1.5 साल बाद आना, 6 महीने बाद आना, वो अरशद शरीफ का गुस्सा नहीं चढ़ता था। लेकिन जब चढ़ता था गुस्सा तो मैं और रऊफ क्लासरा वो कमरा छोड़ देते थे। ये मैं कितनी दफ़ा कहूँ कि ऐसे हमें ऐसा महसूस होता था कि दीवारें लरज रही हैं, छत हिल रही है। कभी कभार ये कहा जाता है कि जिस शख्स को कभी कभार गुस्सा आए उसका गुस्सा बड़ा खौफनाक होता है। अरशद शरीफ का ये था। अदरवाइज आप अरशद शरीफ के साथ बैठे हैं, बड़ी से बड़ी बात हो रही है, मुस्कुराते हुए जवाब देता था। अब उसका थ्रेट अलर्ट इशू होना केपीके से, मैं कल भी कहा था जी, कि जी, जब आपने ये किसी पॉइंट रेज किया था। सूबाई सतह पर कोई थ्रेट अलर्ट इस तरह की इशू होती है तो जो बाकी एजेंसियां होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं। उनको पता होता है कि इस तरह की थ्रेट अलर्ट फलाने महकमे ने, सूबाई महकमे ने जारी की है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि पंजाब की स्पेशल ब्रांच ने एक थ्रेट अलर्ट जारी की, और जो डॉक्टर तोकीर शाह थे जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला थे। तो ये डॉक्टर तोकीर शाह खुद गए थे डेट इंचार्ज ISI के पास और डेट इंचार्ज MI के पास, जाके कोऑर्डिनेट किया था कि ये थ्रेट अलर्ट है, अब कोऑर्डिनेशन करें। वो उस थ्रेट अलर्ट का जो भी होगा MI को और ISI को तो पता था ना कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की गई। अब ये थ्रेट अलर्ट मुझे नहीं पता कि उसकी कोऑर्डिनेशन हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई, और महकमे साथ हुई थी कि नहीं हुई। DGISPR ने इसको डिनाई कर दिया। जी, थ्रेट अलर्ट के बारे में जितना मैं जानता हूं अरशद शरीफ भी उतना ही जानते थे। सही। अब अरशद शरीफ का ये मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा, मैं इसको समझने से कासर हूं कि अरशद शरीफ को नहीं पता था कि थ्रेट अलर्ट आई है। और दूसरी थ्रेट अलर्ट की मैं बात बता दूं, लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम में वो थ्रेट अलर्ट क्वालिफाई नहीं करी तो मैं सीरियस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है थ्रेट अलर्ट में, सीरियसनेस उसकी डिफरेंस अब वो ये है कि अरशद शरीफ ने ग्रेडिंग सिस्टम देखा था उसका। अगर अरशद शरीफ को दिखाया गया था कि आपके बारे में ये थ्रेट अलर्ट है, ठीक है, तो अरशद शरीफ ने कैसे उसको संजीदा ले लिया। फिर अरशद शरीफ को कन्विंस करना है इमरान खान साहब की तरफ से, फिर इमरान खान साहब उन्हें बचा नहीं सके। अगर आप देखें, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो गैर महफूज है और बाहर महफूज हो जाएगा, लेकिन वो बाहर जाते हैं, बाहर महफूज ही नहीं रहते, वो मारे जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि आप कैसे बंदे हैं, कैसे खैर ख्वाह हैं कि एक को बाहर भेजा आपने और फिर उसकी हिफाजत ही नहीं कर सके। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मुबशिर साहब, आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। इमरान खान साहब का जो अब बयानिया बन चुका है, जिसमें कल भी उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से भी नाम लेके बात की है और इल्ज़ामात भी होते रहते हैं। असद उमर साहब की हम बात कर रहे थे अभी पिछले घंटे के अंदर, और उनका कहना यह है कि हमने गैर आइनी मुतालबा कोई नहीं किया, जो भी मुलाकातें हमने रात के अंधेरों में की हैं जिनका हम पे इल्ज़ाम लगा है, हमने सिर्फ ये कहा इलेक्शन करवा दें। तो क्या इलेक्शन करवाने का मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से आइनी मुतालबा है? सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान आर्मी, हम इस तरह कहें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सबसर्विएंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल, तो सर PTI की पूरी लीडरशिप के इल्म में ये बात नहीं है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है तो आप फिर उनसे रात के अंधेरे में मुलाकातें भी करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से ठीक ही नहीं है। उसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से ठीक नहीं है। और डिस्पाइट के DGI और DGISPR कैटेगोरिकली देखिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली दफे एक फोरम पे आके DGI और DGISPR ने कहा कि जी आज के बाद अदारे ने डिसाइड किया है, अदारे ने मतलब मौजूदा क़यादत की बात नहीं कर रहे, अदारे ने डिसाइड किया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये एक उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया, और ऐसी सूरत हाल में दोबारा अब उन्हें इस तरह बार बार नाम लेके ललकारना या पुकारना, यानी इसके दो ही मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि आप उन्हें अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोनों चीजें जो है मेरा ख्याल है गैर आईनी है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी लीडर जो है वो आइन का पाबंद नहीं रहा उस तरीके से। मुबशिर साहब, यहाँ पर एक पॉइंट के आपने जिस तरह से कहा कि नाम लेने के पीछे ये वजह हो सकती है कि वो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मुल्क की तारीख में अपनी नौयत की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो क्या ये पहले ही सिग्निफाई नहीं कर रही कि प्रेशराइज करने में कामयाब हो चुके हैं इमरान खान साहब?
जी, मैं इसको दूसरे अंदाज से देखता हूँ। देखिए, DGISPR जो हैं वो जब इन्होंने ये बात की, अमरीकी साजिश की, साइफर की, डिमार्च करने की, तो उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा कि ये मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि उसी वेल नेटेड, बल्कि इल नेटेड, वेल भी नहीं कहा जा सकता, इल नेटेड कंस्पिरेसी थियरी थी, उसको जारी रखा, अपने बयानिए का हिस्सा बनाया, और उसके बाद चलते चलते अरशद की शहादत के बाद मतलब आपके सामने ही है, फवाद साहब का बयान आपने कह दिया, सारी फिंगर पॉइंटिंग पीटीआई की जो है वो हो गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो वो जो स्पैन था मई से लेके 25 मई की रात से लेके वहां तक का, अरशद की शहादत तक का, उस दौरान देखिए उनकी तोपों के दाने जो हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ थे। तो मेरा ख्याल है ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था पाकिस्तान की तारीख में। कुछ लोग जो ये सोच रहे थे कि जी बार बार इन्हें प्रेशराइज करने से हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ ये सोच रहे थे हो सकता है जी ये इन्हें क्रश कर दें। तो दोनों के लिए ये मैसेज था कि जो फौज है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, और फौज का सियासत को कोई लेना देना नहीं। मेरा ख्याल है बड़ी कुछ टाइम पर बड़ी टाइमली थी, इसको लोग मुख्तलिफ तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में नीड ऑफ द आवर, और इसमें उन्होंने बिल्कुल तोड़ कर दिया, जो मेरे जैसे जमहूरियत पसंदों के लिए बड़ा अच्छा शगुन है। और मतलब मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं कि जमहूरियत को एक दफे फिर यकीन दहानी करवाई उन्होंने कि आइंदा से हम सियासत में हिस्सा नहीं आईनी का दूध में रहेंगे। अब जो सत्तार खान साहब, जी ठीक है सर, पॉइंट आ गया मुबशिर साहब आपका, आपकी जानिब वापस आएंगे। सत्तार खान साहब, ये अब जो खान साहब का मार्च है, क्योंकि हमने दो बाई इलेक्शन देखे हैं रिसेंटली, दोनों में पीटीआई ने कैटेगोरिकली विक्ट्री क्लेम की है और जीते भी हैं वो, तो उसके बावजूद क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैंडेट होने के बावजूद वोटर भी मोबिलाइज होता है, वोट भी डालता है, सीट भी आप जीतते हैं, फिर भी जलसे जुलूस और मार्च करने का पॉइंट क्या है? नहीं, फ़र्क होता है ना। अगर कोई भी सियासी जमात में, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का जो सपोर्टर रहा है शुरू दिन से आखिरी दिन तक, उसने पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे जाके नवाज शरीफ को वोट देना। लेकिन अगर नवाज शरीफ ये कहेगा कि जी मार्च करना है, लॉन्ग मार्च करना है, लाठियां खानी है, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना वो करना है, नहीं जलसा एक और चीज है, ये काम करना है, तो वो घर पे बैठ जाते थे। वोट उनका ज्यादा था, नून लीग का ज्यादा था। पीटीआई को जो है ना, पहले तो ये समझना चाहिए कि स्ट्रगल कहते किसको है पूरी दुनिया में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी प्रोफेशन में स्ट्रगल कहते किसको है। स्ट्रगल में बड़ी सख्तियां होती हैं, वो पहले सख्तियों को स्टडी कर लो कि सख्तियों में मार भी पड़ती है, आपको उठा के भी ले जाएंगे, आपको रखेंगे भी ना, मसायद हालात में रखेंगे, फिर आप रोना शुरू कर देंगे। रोना नहीं होता, इंकलाब का स्ट्रगल जो होती है उसमें रोते नहीं है जो इंकलाब के लिए कोशिशें करते हैं। ना फ्रांस में लोग रोए थे, ना चाइना में माओ ज़ेडुंग के साथ जो चले थे वो रोए थे, ना ईरान में लोग रोए थे। मार जू खाते थे, गोलियां खाते थे, रोते नहीं थे। ये पीटीआई वाले रोना शुरू कर देते हैं, मातम करना शुरू कर देते हैं। हर रोज कोई ना कोई सदमा इनको पहुंचा होता है, लाठीचार्ज होता है, साथ ही कहते हैं तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो उठा के ले गए। अब ये तारीख में जो नहीं हुआ 25 मई के हवाले से कहते हैं जी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दिए जाएं, पूरे पंजाब में कितने लोग थे जो अरेस्ट हुए पीटीआई के, पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कितने हुए थे। पीटीआई अपना रिकॉर्ड निकाले कि कितने लोग अरेस्ट हुए थे, जिसको क्रैकडाउन कहते हैं। अभी हंसी निकल जाएगी जितनी तादाद वो बताते हैं, हंसी निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बस जी लाखों का होगा, करोड़ों का होगा। अब वही कहना कि हवा में रखना, हमें हवा में रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे आके ये बता दे कि खान साहब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर हैं, आपकी 10 करोड़ रुपए महाना पैकेज है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूं। लेकिन अगर मैं समझदार हूँ तो बड़े मायने खेज अंदाज में मैं उस बंदे को देखूंगा जो मुझे ऑफर कर रहा होगा कि यार तूने मुझे इतने बेवकूफ समझा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मुबशिर साहब, आपको क्या लगता है कि पीडीएम की जो हुकूमत है उसकी भी अपनी कमज़ोरियां हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी वो नहीं है, केपी में भी वो नहीं है, इस्लामाबाद की हदूद तक महदूद हैं। तो अगर इमरान खान साहब जाते हैं वहाँ पर और नंबर भी उनका मेंटेन हो जाता है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन होगा और रेड जोन में नहीं आने देंगे। आपको लगता है तसादुम भी पैदा हो सकता है?
जी, मेरा पहले तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये रावलपिंडी तक जाते भी हैं कि नहीं, यानी इस्लामाबाद तक, अच्छा। क्योंकि दरमियान में बहुत सारे टर्म होंगे और हो सकता है चूंकि कमेटी बनी है और हो सकता है इनसे कोई नेगोशिएशंस भी स्टार्ट हो जाएं, अगरचे राना सनाउल्लाह या डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी नहीं हो सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हमेशा बातचीत पे यकीन रखती है और ये वो चीज है जो शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, क्या ये मिलके बात करके बैठते हैं, ये वो चीज है जिसको बिलावल ने कहा इन्हें कोविड के दौरान, क्या ये बातचीत के जरिए मसाइल हल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त राना सनाउल्लाह या हाजा आसिफ साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये रेलेवेंट है। अल्टीमेटली आपको नेगोशिएशन टेबल पे सियासी लीडरशिप मुबशिर साहब, लेकिन खान साहब का करियर तो कुछ और कहता है, मतलब वो कभी मुफाहमत की सियासत तो करते नहीं हैं। उनको मिसाक मैशत की ऑफर हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने कोट अन कोट कहा था मैं पैदल चल के जाने को तैयार हूं बनी गाला, लेकिन कभी उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। मैं अर्ज किए देता हूं, आप 2007 में चले जाइए, पर बेनजीर भुट्टो की शहादत से पहले जो इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ था उसमें इमरान खान साहब चल के मियां साहब के पास गए थे। सर तब तो पावर नहीं थी ना जी जी एग्रीमेंट। जी मैं वही मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर पिछले दिनों हुआ कि जब कोर्ट्स में मामला हुआ तो हाँ साहब कोर्ट्स में पेश नहीं होते थे। हाँ साहब ने खातून जज के मामले पे कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और मैं इस बात को खुशाइन समझता हूँ। हाँ साहब अगर कोर्ट्स में जा रहे हैं, हाँ साहब अगर उस जेबा चौधरी साहबा की अदालत में गए, अगरचे वहां मौजूद नहीं थी, वहां बता के आए कि उन्हें बताइएगा इमरान खान आया, तो मैं इसको पॉजिटिव साइंस के तौर पे ले रहा हूं। हाँ साहब जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रूप धार रहे हैं। हाँ साहब अवाम के साथ राब्ता कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल क्वालिटी ही होती है। अच्छा। और वही बात जो सत्तार खान साहब कर रहे थे, हमने ज़िया दौर में देखा, यानी उस वक्त तो मीडिया नहीं था, लेकिन जितना जबरो इस्तबदाद से काम लिया गया वो हमारे सामने है। अगरचे मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब मेरे अपने घरों पे रेड्स होते थे, मेरे अपने भाइयों को उठा के ले जाया जाता था, वो चीजें हमारे सामने हैं। ये तो कुछ भी नहीं है उन चीजों के सामने। कई जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे आज तक मिसिंग उस वक्त से लेके, लेकिन उसमें उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और वो अपनी जद्दोजहद करते रहे। सियासी वर्कर का काम जद्दोजहद करना। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया आपका। नतीजा जो है वो वक्त पे छोड़ देते हैं। ठीक है सत्तार खान साहब, आप अग्री करेंगे मुबशिर साहब की इस बात से कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल वर्कर का रूप धार रहे हैं और मफाहमत भी करने को अब तैयार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अब तक की जो होती है ना फ्लाइट, एक जहाज़ में 100 की तादाद होती है, 150 की कैपेसिटी होती है, 200 की कैपेसिटी होती है, 250 की कैपेसिटी होती है, 300 की होती है, ज़्यादा भी हो जाती है, बड़ा जहाज़ हो तो। सही। तो अगर कोई एक बंदा हो जो कहेगा कि यार ये 400 जहाज़ की कैपेसिटी है, 400 टिकटें मैं ख़रीदता हूँ, जाऊँगा मैं अकेला। अब देखा जाए अगर मेरी कंपनी हो तो मैं भी यही कहूँगा कि टिकटें तो वो ले खरीद रहा है, पल्ले से पैसे खर्च रहा है, लेकिन इसका शौक है कि वो जहाज़ में अकेला ही जाएगा। इमरान खान साहब अब तक जो है ना सोलो फ्लाइट, उन्हें सोलो फ्लाइट की वजह से कामयाबी भी मिलती रही है, ये बात ज़हन में रखना। वो जब ओपोजिशन में थे तब भी सोलो फ्लाइट पे जाते थे, जब हुकूमत में आए तो सोलो फ्लाइट थी। अब वो अलग बात है कि हुकूमत में इत्तेहादी जमातें भी थी, वक्त आने पे तो इत्तेहादी जमातों के साथ आज कोई वक्त ऐसा आ जाए तो इत्तेहादी जमातें चाहे जिस तरह की मर्जी हो, वक्त आने पे वो कर लेते हैं। मैं शेख रशीद साहब के बारे में, वो पहले टीवी टॉक शो में क्या क्या कहते थे और शेख रशीद साहब उनके बारे में क्या क्या कहते थे, बाद में देखा तो वो एक जिस्म और दो जान। परवेज इलाही साहब की मिसाल भी है, और परवेज इलाही साहब के बारे में ये भी कहा जाता है, जलसों में कहा जाता था, रिकॉर्ड के ऊपर बात है। देखें अपने अदरवाइज सोलो फ्लाइट जो है ना वो इमरान खान की कामयाबी की एक वजह भी बनी है, अभी तक बनी रही है। सोलो फ्लाइट में अब जिस मिजाज के, जिस तबीयत के, जिस टेम्परामेंट के इमरान खान साहब है ना, उनको सोलो फ्लाइट ही सूट करती है, क्योंकि मिजाज इस तरह का नहीं है। मेरा मिजाज है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो फिर अगले इलेक्शन में तो फिर 2 तिहाई अक्सरियत लेनी पड़ेगी उनको। नहीं, 2 तिहाई अक्सरियत छोड़ो पड़े, वो तो चंद एक गिनती की चंद सीटें निकाल दें, बाकी वो ले चुके हैं। इमरान खान भी ले चुके हैं, उनके सपोर्टर भी ले चुके हैं, वो इलेक्शन हो चुका हुआ है। अच्छा, ये इलेक्शन मेरे ख्याल में कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि जनाब 1000 के करीब पूरे मुल्क की सीटें थी,
9,065 सीटें जो हैं, 965 सीटें पीटीआई जीत चुकी है। सत्तार साहब, अगर बाकी तमाम 35 सीटें बाकी जमातों में अगर तमाम सीटों से इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ लिया फिर क्या होगा, जैसे अभी हुआ है? नहीं, ये भी देखा ना, ये एक्चुअली देखा जाए, ये तो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कभी जहन में आई नहीं थी बात कि बिल्कुल नया चैलेंज आ गया। ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि भी एक बंदा 10 पे भी लड़ सकता है, 15 में भी लड़ सकता है, 20 पे लड़ सकता है। अब जब हो गया तब उनके लिए मसला बनेगा कि यार ये क्या है। उससे पहले ये था ना 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें अक्सर व बेशतर होता था। जो वजीर आजम का होता था ना कैंडिडेट, पार्टी सरबरा, वो क्या करता था कि एक सीट सिंध की ले ली, एक पंजाब की ले ली, एक बलूचिस्तान की ले ली, या एक केपीके की ले ली, या एक ही सूबे में 2-3 सीटें ले ली। वो इस तरह की कोशिश करता था ताकि पता लगे कि मैं बाकायदा एक वाकई ऐसा लीडर हूँ जिसको हर इलाके, हर सूबे के लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई एक ऐसा वक्त आएगा कि आप कर दें। अब ये भी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बिल्कुल, इससे निपटना पड़ेगा। आपका पॉइंट आ पार्लियामेंट में तो बैठना ही नहीं है आप शायद सारी सीटें जीत दें, सही, आपने रिटेन भी नहीं करनी, आपने साथ के साथ छोड़ देनी है, तो फायदा क्या है? ठीक है मुबशिर साहब, आपकी जानिब ये सवाल लाएंगे कि जो लॉन्ग मार्च के अंदर जो शुरका हैं, बताया जा रहा था कि वो जो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब, वो शायद नहीं आ सका। कल एक फुटेज भी मंजर आम पर आ रही है जिसमें कंटेनर पे असद उमर साहब और जो हमाद अजहर साहब हैं उनकी बहस हो रही है। लग ये रहा है कि लड़ रहे हैं आपस में। तो आपको लगता है कि नंबर पीटीआई इतना पुल कर पाई है? और अगर नहीं किया तो ये तासुर कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बहुत सी क्लैरिटी भी आई, और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 245 के तहत अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे कुछ डिमांड करती है हम करने को तैयार होंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी डेंट किया है खान साहब की मोबिलाइजेशन को? बिल्कुल, एक तो नंबर गेम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब वो नहीं है। मतलब ईमानदारी की बात तो कम से कम यही है। वो कह रहे थे तारीख का सबसे बड़ा मार्च करेंगे हम जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहला मार्च जो उन्होंने किया था, जो 25 मई का मार्च था, उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। ठीक है, उस वक्त भी जो मतलब केपी से वो लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन बहरहाल एक उसको मार्च का रंग देने में अभी तक कामयाब हैं। अदरवाइज सूरत हाल ऐसी नहीं जैसी वो पॉपुलैरिटी क्लेम कर रहे हैं या जो इलेक्शन में रिजल्ट आए। एक बात तो वो होगी। दूसरी बात मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा डेंट डाला है फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि उन्होंने खूनी मार्च क्लियर कर दिया। कल तक की सूरत हाल फैसल वाउडा साहब की और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज एक नया जो इंकशाफ हुआ है, जो अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो का, अली अमीन गंडापुर साहब की, उससे उस बात को तकवीयत मिलती है कि भाई जब पंजाब में हुकूमत आपकी है, रावलपिंडी तक पुलिस आपको प्रोटोकॉल दे रही है, आपकी सिक्योरिटी कर रही है, स्नैप चेकिंग हो रही है रूट की, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, रावलपिंडी तक चौधरी परवेज लाई और PTI की हुकूमत है। तो ऐसी सूरत हाल में अब इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि अली अमीन क्या चाह रहे थे या क्या वो जाती उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया। तो ऐसी सूरत हाल यकीनन इसने डेंट किया है। और बहुत सारे लोग, देखिए वो दिन गए जब इनकलाबी सड़कों पे आया करते थे। अब तो वो जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनके पास बड़ी अच्छी स्ट्रीट पावर थी, अब ना होने के बराबर है। बड़ी मुश्किल से लोगों को बिलावल। तो बशीर साहब, वजह क्या है? लोग क्या पॉलिटिक्स में उस तरह से एक्टिविज्म क्यों नहीं दिखा रहे आपके नजदीक? फैक्टर्स क्या हैं? एक तो देखिए, वो जो कॉज पे चला जाता था ना, जब नजरियात हुआ करते थे, उन नजरियात की तरफ लोग ज्यादा कोई ध्यान नहीं देते। सिर्फ जुबानी कलामी, आप लेफ्ट राइट सेंट्रिस्ट बात कर लीजिए, लेकिन वो नजरियाती लोग नहीं रहे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, जिनको नजरियात से कोई लेना देना नहीं। वो मेरा ख्याल है आइकॉन्स को फॉलो करते हैं, और सिर्फ नजरियाती लोग ही जो हैं वो सड़कों पे आके मार खा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब ने भी एक वक्त में कहा था, जब उनसे बात हुई और उन्हें कहा कि जी लेफ्ट की सियासत, उन्होंने कहा अब ये लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, अब पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स जो है वो ऑफ कोर्स अवाम को सड़कों में लाने से डिस्करेज करती है। जो करना होता है अपने रात की या सुबह की मीटिंग्स में करते हैं,
तो यही मामला है और इसी वजह से ये आपको ठीक नजर आ है रहा है। सत्तार खान साहब, आपकी जानिब भी यही सवाल कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, इसका डिक्लाइन की वजह क्या है? आया जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिशियन पैदा हुआ करते थे स्टूडेंट यूनियन से, वो सिलसिला बंद हुआ इसलिए ये हाल है या कोई और वजह है? नहीं, जो ताज़ा सूरत हाल है वो पीटीआई से लेते हैं। ये पीटीआई की जो ग्रूमिंग हुई ना, जो लेटर हाफ की हुई, उससे पहले तो 1995 से लेकर और 2008, 9, 10 तक कितने साल बनते हैं? 15 साल, 20 साल बनते हैं ना जी। 15-20 साल में चमत्कार नहीं दिखा सके थे इमरान खान साहब। 1997 के इंतखाबात में एक भी कोई नहीं, खुद भी हारे थे। 440 कैंडिडेट थे पीटीआई के टिकट पे, सब हार गए थे। सही। सिर्फ 2 सेकंड हुए थे। उसके बाद 2002 में एक बंदा जीता था, खुद इमरान खान साहब जीते थे। उसके बाद ये हुआ कि 2009-10 में आके पर एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने एक नजर करम की, एक मेहरबानी की, एक अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो तंग थे, वो नून लीग से भी तंग थे, वो पीपल पार्टी से भी तंग थे कि चलो एक हमारे पास ऑप्शन खड़ी कर देते हैं। सही। ये बहुत हमारे साथ सीधे होते फिरते हैं, ज़रा ऑप्शन खड़ी करते हैं। अब उन्होंने जिस तरह पाला, पीटीआई को भी पाला, इमरान खान को भी पाला, इनके सपोर्टरों को भी पाला। अब वो पालने का अंदाज जो था ना, बड़ा नाजुक, जैसे हम बच्चों को नहीं पाल रहे होते, चूसनी भी दे रहे होते हैं, फीडर भी दे रहे होते हैं, रात को जब तक वो सो नहीं जाता खुद नहीं सोते। ठीक है। अब उस अंदाज में पालने की वजह से उनको नहीं पता कि स्ट्रगल कहते किसको हैं। सही। जब वो पालने वाले नहीं रहेंगे, जब फीडर देने वाले नहीं रहेंगे, जब चूसनी बिल्कुल, देने वाले स्ट्रगल नहीं तभी आएगी रहेंगे। जब जेन्युइन पॉलिटिकल अब जेन्युइन पॉलिटिक्स में ये होता है कि मुझे ज़हन में रखना, ये स्ट्रगल, बड़ी स्ट्रगल एक लफ्ज है, जद्दोजहद एक लफ्ज है। दुनिया में किसी जगह पे जाके पढ़ो आप, सही। ये लंबा चौड़ा अरसा होता है ठीक है, जद्दोजहद वो और स्ट्रगल जो का। है वो आपको नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया सत्तार खान साहब, मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।